वारंवार केली आणि पुन्हा एकदा सांगतोय, नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही, प्रचार करण्याचा विषय येत नाही। आमची भूमिका दाऊद आणि दाऊदशी रिलेटेड केस या संदर्भातल्या व्यक्तीच्या प्रचाराची नाही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अपना नामांकन भरा है। साथ ही साथ मैंने इंडिपेंडेंट भी नामांकन दाखिल किया है। अभी तक पार्टी का एबी फॉर्म नहीं मिला है, नहीं पहुंचा है। अगर समय के भीतर नामांकन भरने के बाद एबी फॉर्म पहुंच जाता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो इंडिपेंडेंट हमने फॉर्म भरा है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। अब आखिर चल क्या रहा है, महाराष्ट्र की सियासत में हो क्या रहा है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। नीतीश हमारे संवाददाता मुंबई में मौजूद है, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। नीतीश, पहली बार हमने देखा है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी करीब करीब हर चुनाव में दाऊद इब्राहिम के नाम पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को घेरती थी, लेकिन पहली बार है कि महायुति गठबंधन खुद कटघरे में खड़ा हो गया है और शायद विचारधारा का संकट भी खड़ा हो गया है। और यही कारण है कि बीजेपी ने कह दिया कि हम नवाब मलिक के लिए काम नहीं करेंगे। अब होगा क्या? बिल्कुल भाजपा लगातार दाऊद इब्राहिम का मुद्दा उठाती रही है और उसके साथ साथ शरद चंद्र पवार की पार्टी जब वो लगातार नवाब मलिक और शरद पवार पर जो है हमले बोलती रही है और इसके साथ साथ जितने शरद पवार की पार्टी में जितने लोग मौजूद थे उन सबको जो है दाऊद इब्राहिम से जोड़कर ही उन पर बयानबाजी जो है उस समय दिया करती थी। लेकिन उसके बाद जब अजीत पवार भाजपा के साथ है, जब दो भागों में बटी, उसके बाद से ही ये चर्चा था, क्योंकि नवाब मलिक उस समय जेल में थे, ईडी के सिलसिले में जो है उन्हें अरेस्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद से ही ये सारे कयास लगाए जा रहे थे कि नवाब मलिक जब बाहर आएंगे तब वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि नवाब मलिक की तरफ से भी ऐसा बयान दिया गया जब वो बाहर आए कि जब मैं मुश्किल में था, जब मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा था, उस समय अजीत पवार ने मेरा साथ दिया था, इसलिए मैं अजीत पवार के साथ ही रहूंगा। लेकिन बीजेपी इन सारी चीजों को लेकर लगातार दूरी बनाती रही और नवाब मलिक को टिकट ना देने को लेकर भी अजीत पवार पर जो है एक दबाव जो है वो बनाया गया, जिसके बाद अनुशक्ति नगर जो पारंपरिक सीट रहा है नवाब मलिक का, जहां से वो लगातार विधायक रहे, 6 बार मंत्री भी बने वो, और वो सीट उन्हें कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ी और अपनी बेटी सना मलिक को जो है वहां से उन्होंने टिकट दिलवाया। और ऐसे में जहां सना मलिक के सामने फहाद अहमद जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की पार्टी से। और ऐसे में अब जब कल पर्चा भरा, जब नॉमिनेशन फाइल किया गया उनके तरफ से, नवाब मलिक की तरफ से, उस समय बिना किसी पार्टी का झंडा लिए वो ऐसे ही अपने समर्थकों के साथ जो है नामांकन भरने के लिए निकले थे। और जब नामांकन भर के बाहर आए तो उस समय भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने पर्चा बिना एबी फॉर्म के भरा है। और ठीक 2:55 पर, यानी 5 मिनट का समय जब रह गया था, उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार ग्रुप की तरफ से जो है एबी फॉर्म भी दाखिल किया गया। और अब ऐसे में अजीत पवार ने भी जो है कहीं ना कहीं दिखा दिया है कि नवाब मलिक एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरे जो है उनकी पार्टी के हैं और ऐसे में उन्हें भी जो है वो साथ रखना चाहते हैं। अब इस सबके बीच में देवेंद्र फडणवीस नीतीश, एक सवाल और पूछना चाहता हूं मैं आपसे, क्योंकि नवाब मलिक ने 2 बातों का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि अभी मुझे एबी फॉर्म नहीं मिला है, दूसरा कहते हैं मैंने पर्चा तो भरा है, इसके साथ साथ मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी पर्चा भर दिया है। यानी कि अगर एबी फॉर्म नहीं भी मिलता है गठबंधन का, तो भी वो निर्दलीय चुनाव इस सीट से खड़े होने का मन बना चुके हैं। क्या ये मान लिया जाए? जी बिल्कुल मनु, जिस तरह से वो रैली निकाली थी, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया मानपुर की सीट पर, और आपको और अपने दर्शकों को बता दूं ये वही मानपुर की सीट है जहां से लगातार 3 बार जो है अबू अजीम आजमी समाजवादी पार्टी के नेता महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जीते हुए आए। ऐसे में अब महाविकास आघाड़ी के लिए भी जो ये सीट उन्होंने अबू अजीम आजमी के लिए छोड़ी थी, वो सीट भी अब खतरे में नजर आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि नवाब मलिक जो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में अबू अजीम आजमी के सामने जो है एक मजबूत नेता के तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है, और शायद एक संकेत देने की कोशिश भी कर रही है। और 5 साल बाद चुनाव आता है,
अगर इस बार चूक गए नवाब मलिक तो फिर 5 साल कौन पूछ परख रखेगा, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और अजीत पवार भी ये जानते हैं कि अबू आजमी को अगर कोई टक्कर दे सकता है, अबू आजमी को अगर कोई चुनाव हरा सकता है तो वो नवाब मलिक है। इसलिए उन्होंने इस चेहरे को, इस नाम को सामने रखा है। लेकिन बीजेपी के सामने विचारधारा का संकट खड़ा हो गया है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब तक दाऊद इब्राहिम के नाम पर वो जिस पार्टी को और जिन नेताओं को निशाना बनाते रहे हैं, अब वही उनके गठबंधन पर आकर खड़ा हो गया है चेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश का, हम करेंगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक बार आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, हमने सर्वे किया है, हमने लोगों से जानने की कोशिश की है कि आखिर लोग इस मसले पर क्या मानते हैं। इसलिए हमने कुछ सवाल पूछे हैं और जो सवाल पूछे उनमें से पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल था कि क्या आप मानते हैं कि नवाब मलिक का दाऊद गैंग से कोई कनेक्शन है? 55% लोगों ने कहा बिल्कुल है, 35% लोगों ने कहा नहीं है और 10% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि दाऊद का नेटवर्क आज भी भारत में किसके कारण जिंदा है? 41% लोगों ने कहा राजनेताओं के कारण जिंदा है, 5% लोगों ने कहा अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों के कारण जिंदा है, 6% लोग कारोबारियों का जिक्र कर रहे थे, बिजनेसमैन का जिक्र कर रहे थे और 48% लोग कह रहे थे कि जितने भी कारण है ना, नेता, अधिकारी, कारोबारी, इन सभी के कारण जिंदा है। तो कुल मिलाकर दाऊद की जड़ें अब भी मुंबई में, महाराष्ट्र में वो खत्म नहीं हुई हैं और समय समय पर ये पता भी चलता है। लेकिन जब नवाब मलिक जैसे नाम सामने आ जाते हैं, चेहरे सामने आ जाते हैं, तो एक बार चर्चा फिर से जोर शोर से होने लगती है। लेकिन लोग क्या मानते हैं, हमने कई लोगों को साथ रखा है। एक बार परिचय में आपको करा देना चाहता हूं। रत्नाकर सिंह जो कि नेता बीजेपी हैं, राकेश शेट्टी जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के, विक्रम यादव जो कि नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हैं और पीके जैन पूर्व एडिशनल डीजीपी महाराष्ट्र के हैं। सबसे पहले मैं मानवी तनेजा के पास चलता हूं। मानवी, मुंबई में या महाराष्ट्र में ये कहा जाता है कि दाऊद का असर कहीं है, दाऊद की बातों का असर अगर कहीं पड़ता है तो वो तो या तो कारोबारी बिल्डर्स या फिर बॉलीवुड में है। क्या अब भी बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम का नाम चर्चाओं में आता है? ये नाम असर करता है, काम करता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ कि दाऊद का नाम तो नहीं, लेकिन इस वक्त जो चर्चा में नाम आ रहा है वो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। जिस हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई अपना सिंडिकेट को फैला रहे हैं, अपनी नेटवर्किंग को फैला रहे हैं, अपने डर को कायम रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एनआईए की जो चार्जशीट है उसमें भी कहीं ना कहीं मेंशन है कि वो दाऊद को टेक ओवर करना चाहते हैं। जैसे दाऊद का एक रोब था उस जमाने में, तो वो कहीं ना कहीं पूरा करना चाहते हैं। पर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। देखिए, ये शुरुआत तो बहुत पहले की हुई है, लेकिन जो ये नजरों में आया है सिद्धू मूसेवाला के केस से। सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी तो जो राइफल यूज हुई थी AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल, वो इंडिया में मिल नहीं सकती आपको, हम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, रशियन मेड है। तो वो कैसे आई है? ये आई थी क्योंकि पहले भी हमने चर्चा करी थी कि आई थी टुकड़ों में आई थी ड्रोन के जरिए और इंडिया में आकर के असेंबल हो गई थी। पाकिस्तान के जरिए से आई थी क्योंकि एक जगह से तो आ नहीं सकती, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान की जरिए से आई थी, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो ये उस वक्त की बात है कि तब बोला था कि इस चीज पे हम इसका नतीजे पे पहुंचेंगे, कौन लेकर के आया। देखिए मानवी जी, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी बात है, क्योंकि नेपाल से लेकर और जो रेड कॉरिडोर है जो पूरे नक्सल इलाके में जाता है, अगर आप नक्सलियों के पास देखेंगे तो उनके पास यूएस के वेपन है, उनके पास चाइनीज़ वेपन है। वो कहाँ से आते हैं? सारे तो रेड कॉरिडोर से ही आते हैं और तमाम जो बॉर्डर स्टेट हैं वहाँ से घुसते हुए ये पहुँचते हैं। ये तो बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन अगर दिल्ली के, मानवी जी, अगर दिल्ली के पालिका में फोन जाम करने वाले जैमर अगर सरेआम बिक रहे हैं, चाइनीज जैमर अगर सरेआम बिक रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इंटरनल सिक्योरिटी का? 9mm की जो अब बाबा सिद्दीकी को गोली लगी, 9mm की पिस्टल, वो भी आप लाइसेंस आपको नहीं मिल सकती एक आम व्यक्ति को। वो मिलेगी तो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को मिलेगी या पुलिसमैन को मिलेगी। तो इतनी आसानी से अगर मिलना, मेरा कहने का मतलब ये था, अगर इतनी आसानी से इनको हथियार कोई सप्लाई कर रहा है तो अंदर का कोई व्यक्ति है। गुजरात की जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है।
लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है, कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल का जेल मॉडल वो फेल मॉडल हो चुका है। ये कई तरह की स्टेट चर्चा आपकी हो रही है, कई महाराष्ट्र तरह की चर्चा हो रही है, इस पर विस्तार से बात भी की जाएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे विधानसभा बड़ा सवाल चुनाव ये है कि और कौन विधानसभा सपोर्ट कर चुनाव में रहा है। विचारधारा का संकट है। और विचारधारा का संकट है तो हमारे मित्र हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ नेता हैं, जो कि अजीत पवार एनसीपी के पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रजमोहन जी, आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है, विचारधारा का संकट आ गया है, गठबंधन का संकट आ गया है, या फिर गठबंधन के तमाम साथी किसी से बिना चर्चा किए अपने उम्मीदवारों की घोषणा किए दे रहे हैं? मनोज भाई, देखिए कि सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से दीपावली की शुभकामनाएं आपको भी, अपने पैनलिस्ट को भी और सारे आपके दर्शकों को देना चाहता हूं। आपको भी, सभी को। पार्टी की ओर से देखिए कि जो आपने प्रश्न किया विचारधारा का मुद्दा, मैं सोचता हूं कि ये विचारधारा का मुद्दा उतना नहीं है जितना कि ये मुद्दा उनके प्रति एक नाराजगी को लेकर है। क्योंकि विचारधारा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में तो फर्क है, ये तो सबों को मालूम है। लेकिन हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत महायुति के साथ काम कर रहे हैं। और जहां तक नवाब मलिक साहब का जो विरोध बीजेपी की तरफ से हुआ है, उन्होंने ये कहा कि हम इनका चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, तो उनका एक पुराना स्टैंड है जो उन्होंने नवाब मलिक साहब के लिए लिया हुआ है। तो हमको उनके उस स्टैंड से कोई शिकायत भी नहीं है। हम लोगों को ये बात मालूम है कि वहां हमारा अपना पार्टी का कैडर, रैंक एंड फाइल बहुत मजबूत है और नवाब मलिक साहब उस क्षेत्र के एक बड़े लोकप्रिय, कुछ जाने माने नेता हैं। तो वहां हम लोग उस चुनाव को लड़ने की स्थिति में है। नहीं तो मैं ब्रजमोहन जी, मेरा सवाल वही है कि क्या अपना कैंडिडेट आप वापस लेंगे, क्योंकि बीजेपी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और जो शिवसेना शिंदे गुट है, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, पाटिल साहब को उतार दिया है। तो क्या आप अपना कैंडिडेट वापस लेंगे, या पाटिल साहब अपना कैंडिडेट वापस लेंगे, या बीजेपी के जो मुंबई के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि हम प्रचार नहीं करेंगे, बीजेपी प्रचार नहीं करेगी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी काम नहीं करेंगे? तो कौन आखिर पीछे कौन हटेगा? मनोज भाई, देखिए कि वो जो सीट है शिवाजी मान खुर्द की, वो गई है एकनाथ शिंदे साहब के पास जी। हमारा हमारा जो गठबंधन है उसको वो सीट से वहां उनको अपना प्रत्याशी खड़ा करना। हम लोग उनके साथ बैठ के बात कर लेंगे, क्योंकि एक कैंडिडेट अणुनगर हम लोगों के पास है, वहां पर भी शिवसेना ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। मैं सोचता हूँ कि ये हमारे जो पार्टी के तीनों नेता हैं वो बहुत ही परिपक्व राजनेता हैं और वो इस बात का बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर लेंगे कि कौन आदमी कहां से जीत सकता है। देखिए, अभी हमारा मूल मकसद क्या है? हमारा मूल मकसद ये है कि हम हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव जीत के आए महायुति के, जिससे कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन सके। हम पूरा फोकस उस बात को ध्यान में रख के करेंगे। यहाँ पे जीतना और हारने वाला मुद्दा नहीं है, हमारी यहाँ पे कोई प्रेस्टेज इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हमारे नेता बैठेंगे, तय कर लेंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन को ज्वाइन किया था, उस समय भी आदरणीय नवाब मलिक साहब हम लोगों के साथ थे, हमारी पार्टी में थे और हमारे पार्टी के विधायक थे। तो मैं सोचता हूँ कि ये मुद्दा तो पहले दिन से सबको मालूम है। उस समय बीजेपी को नहीं पता था ना, उस समय बीजेपी को नहीं पता था कि आप उन्हें फंसा दोगे। रत्नाकर सिंह की जो पार्टी है, रत्नाकर सिंह जी की जो पार्टी है, उनको नहीं पता था कि वो आके फंस जाएंगे। और उस दाऊद इब्राहिम के नाम तक अब तक दूसरों को वो आईना दिखाते रहे हैं, लेकिन अब दूसरे उनको आईना दिखाएंगे। रत्नाकर जी, क्या बात बन पाएगी? और आपके बीजेपी अध्यक्ष ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम प्रचार नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता प्रचार नहीं करेंगे, तो अगर जैसा कह रहे हैं शिंदे साहब के साथ बातचीत हो जाती है, ब्रजमोहन जी कहते हैं सहमति हो जाती है, तो क्या उसके बाद आप प्रचार करोगे, कैंडिडेट को मारोगे? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, अभी आपने सुना किस तरह से ब्रजमोहन जी ने कहा कि मानखुर्द की जो सीट है वह महायुति की तरफ से शिंदे गुट को गई है। तो निश्चित रूप से गठबंधन धर्म के नाते हम जो है वहाँ के कैंडिडेट जो सुरेश कृष्ण पाटिल जी हैं, उनका जो है हम प्रचार करेंगे और उनका हम समर्थन करेंगे। रही बात नवाब मलिक की, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह के कृत्य में वो पाए गए हैं, पिछले ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जिस तरह से उनका संबंध का दाऊद इब्राहिम से संबंध के आरोपी हैं, निश्चित रूप से इस तरह के व्यक्ति का हम कहीं भी वैचारिक जो है समर्थन नहीं करते, हम वैचारिक विरोध जरूर करेंगे। और हम हमारे जैसा कि
महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि हम किसी भी हालत में हम मानखुर्द में अगर नवाब मलिक अगर उम्मीदवार होते हैं तो हम उनका प्रचार नहीं करेंगे। हमारा पूरा समर्थन सुरेश कृष्ण पाटिल जी की तरफ रहेगा। और ब्रजमोहन जी लो कर लो बात, कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है और इसको हमने स्वीकार भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से इस मुद्दे पे थी, नवाब मलिक साहब के खिलाफ उनका वो स्टैंड है। हमने कभी हम आज भी कह रहे हैं कि उनका जो स्टैंड है, जो शेलार साहब ने कहा है कि हम उनका प्रचार नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो लंबे समय से इस बात को कहते रहे। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि गठबंधन में किसी प्रकार की कोई नातफाकी पैदा हो गई है या गठबंधन से हम लोग हमारे बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। मैं इस बात से असहमत हूँ। महायुति का गठबंधन जिसपे हमारी तीनों पार्टियां हैं, ये एक साथ हैं और हमारे ये जो भी मुद्दे हैं इनको बैठ के हम सुलझा लेंगे, क्योंकि अभी तो 4 तारीख तक तो विड्रॉवल होना है। अभी 4 तारीख तक का समय बचा हुआ है। विक्रम यादव साहब मौजूद है, शिवसेना उद्धव ठाकरे। विक्रम साहब, इससे पहले क्या आप बड़ा मुद्दा बना पाते, पार्टी में खुद ही मंथन शुरू हो गया? नहीं, देखिए, आप इनका एक एक चीज करके देखिए कि अब यहाँ पे शिंदे गुट भी लड़ रहा है, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया। जिस दिन से नवाब मलिक इनके साथ आए हैं तो इन्होंने कितने ड्रामे किए। पहले जब विरोध होने लगा तो इन्होंने पत्र लिखा, बाजू बाजू में बैठे आदमी को आप पत्र लिख करके बताओगे कि भाई आप हम इनको पार्टी में साथ मत लो। फडणवीस जी इनको अजीत पवार जी को पत्र लिख रहे हैं कि भाई इनको साथ पार्टी में मत लो। तो ये तो जहां जब जब विरोध होता है तो ये कुछ न कुछ ऐसी बातों को टालने के लिए कुछ ऐसे ड्रामे करते हैं। अब इनको क्या पता नहीं है, खुद इन लोगों ने आरोप लगाए जब इन्होंने कितना शोर मचाया था कि भाई दाऊद के साथ कनेक्शन है और ये है, उनको जेल भेजा, और अब ये लोग अपने जो है ना उनको चुनाव लड़ा रहे। तो ये तो वही बात हो गई ना कि भाई कहना कुछ और करना कुछ। राकेश शेट्टी साहब, अगर ये गलती अगर महागठबंधन के साथ हो जाती ना तो अभी तक तो बवाल आ जाता। 10 सेकंड का अपना पहले बयान दें। राकेश शेट्टी साहब। बिल्कुल। और आज का जो डिबेट, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करती है। जब उनको कोई भी पार्टनर चाहिए होता है तब उसको उन्होंने देशभक्त बताते, ईमानदार बताते हैं। और जब वो लोग अपोजिशन में फोन कर लेना कहा रहे हैं तो वही भ्रष्टाचारी हो जाता है, वही परिवार उदाहरण देता हूँ। 2.5 साल पहले जब हमारी महामलिक को कहा गया कि ये दाऊद का पार्टनर है, जैसे 2.5 साल के बाद अजित पवार इनके साथ आ गए। आपका अभी एक प्रवक्ता ने कहा ना कि, या कोई पत्रकार ने कहा, जब नवाब मलिक जेल में थे तब अजित पवार ने मदद किया। सही बात है, अजित पवार जब नवाब मलिक को कैसे मदद किए, से वो डिप्टी सीएम बनाए, तब महाराष्ट्र सरकार ने नवाब मलिक के साथ कॉम्प्रोमाइज करके उनको जेल से बाहर छुड़ाने का काम किया। और आज जब आपको पता है कि नवाब मलिक के ऊपर आरोप है तो तब आप उससे डिस्टेंस कर रहे, मतलब नहीं तो इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना, इतनी हिम्मत राकेश जी, इतनी हिम्मत होनी भी तो चाहिए, इतनी हिम्मत होनी भी तो चाहिए कि महायुति में होने के साथ साथ चुनाव के ठीक मुहाने पर, चुनाव के सामने आप कह रहे हैं कि हम प्रचार नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता नहीं काम करेंगे। पीके जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल डीजीपी महाराष्ट्र हैं। पीके जैन साहब, क्या मुंबई और महाराष्ट्र में अब भी दाऊद इब्राहिम मायने रखता है? जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, देखिए, ऐसा है कि दाऊद इब्राहिम का जो नेटवर्क है वो काफी हद तक ध्वस्त हो चुका है। पिछले 10-11 साल से ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड माफिया या ऑर्गेनाइज्ड गैंग वॉर की तरफ इशारा करे। दाऊद के बहुत सारे लोग और दाऊद का बहुत सारा पैसा वो सफेद पोश कामों में इन्वॉल्व हो चुका है। उसमें कंस्ट्रक्शन आ गई, जो आपने पीछे देखा, सिद्दीकी मर्डर हुआ, बाबा सिद्दीकी, इस तरह के कामों में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन में चला गया, शेयर मार्केट में चला गया, क्रिकेट बेटिंग में चला गया,
और उनके जो थोड़े उन्होंने उसके बाद में जो आपका जो डायमंड ट्रेड है उसमें चला गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजों में उनका पैसा लगा हुआ है, इसलिए ग्राउंड पे उनके लोग हैं। लेकिन अभी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो हार्डकोर क्रिमिनल एक्टिविटीज, वायलेंट एक्टिविटीज थी, उसमें कहीं उनका नाम निशान दिखाई नहीं दे रहा। जब से महाराष्ट्र में MCOCA लागू हुआ, तब से सारे गैंग्स की कमर टूट गई, क्योंकि जो भी व्यक्ति अरेस्ट होता था आरोपी, वो 4-5 साल से पहले छूटता नहीं था। कन्विक्शन रेट 92% था शुरू में, अब भी तकरीबन 70% के करीब है। तो इसलिए वो इस लॉ जो है वो काफी इफेक्टिव रहा। अगर आज ये कोई कहता है, देखिए पॉलिटिशियंस के साथ में संबंध दाऊद इब्राहिम के पहले भी थे, आज भी हैं। हमारी एनएन वोरा कमेटी में हमारे स्टेट के बहुत सीनियर वरिष्ठ जो नेता हैं, उनका नाम भी उस रिपोर्ट में है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं करती, अदरवाइज सबके काले चिट्ठे खुल जाएंगे। तो इसलिए आज भी ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में कुछ हद तक, बहुत सारे लोग रिटायर हो गए कुछ हद तक, और पॉलिटिशियंस में काफी हद तक उनके लोग अभी भी बैठे हुए हैं, उनके लोग ऑपरेट करते हैं। जो चार्ज लगा नवाब मलिक के खिलाफ में, वो प्रूवन चार्ज है। 1.5 साल जो आदमी व्यक्ति जो जेल में रहे किसी खास पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, उससे पहले भी उनके खिलाफ में एलिगेशंस हो, जिनको ऐसे आदमी के को अगर प्रूव हो जाता है, NIA की चार्जशीट में प्रूव हो जाता है, ED की चार्जशीट में प्रूव हो जाता है, प्रूव तो खैर कोर्ट में होगा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से सारे सबूत इकट्ठे करके कोर्ट में भेज दिए जी। तो आप समझ लीजिए कि नेटवर्क जिंदा है, लेकिन अब वो इस तरह की वायलेंट माफिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये मैं इस गैंग के बारे में कहना चाहूंगा। बिल्कुल, आपने एक संकेत दे दिया, आपने एक संकेत दे दिया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अछूती नहीं है। बहुत सारे राजनेता हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट दाऊद गैंग के साथ रहा है, उसके सबूत भी हैं। कुछ लोगों को जो सजा हुई है, NIA और तमाम एजेंसियों ने अपना जिक्र कर दिया है, लेकिन बावजूद है कि राजनीति के शोर में ये चीज़ें दब जाती हैं। ये किल्प सिर्फ राजनीतिक आरोप में काम आती है और उसके बाद जब चुनाव हो जाते हैं, परिणाम आ जाते हैं, तो सारी चीज़ें भूल जाती है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा था कि क्या नवाब मलिक के जरिए डी कंपनी से जुड़े कुछ बड़े लोग और राज बेनकाब हो सकते हैं? 63% लोगों ने कहा हाँ हो सकते हैं, 21% लोगों ने कहा नहीं हो सकते और 16% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मानवी तनेजा हमारे साथ मौजूद है। मानवी साहब, मानवी जी, मैं एक गौर करने वाली बात यहाँ पर है कि मैंने देखा पहले बीजेपी एनसीपी पर, उसके बाद कांग्रेस पर, अब खुद गठबंधन महात्यू पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि साहब इन्हीं के जो गठबंधन लोग हैं उनके दाऊद इब्राहिम से संपर्क रहे हैं, भ्रष्टाचार में हैं, जेल गए हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ राजनीतिक आरोप हैं और ये कहें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमाम में सब नंगे। आरोप तो कई जगह जब बात करी जाए, मैं जैसे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, तो ड्रग्स के भी बहुत आरोप लगे हैं, लेकिन कितने सिद्ध हुए हैं? तो मुझे लगता है कि जांच एजेंसियां के कहीं ना कहीं फेलियर है। वो सिर्फ आरोप लगा देती हैं, उसके बाद तारीख पे तारीख लेती हैं, कोर्ट में केस चलता है, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, कहीं ना कहीं क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये राजनीतिक कहीं ना कहीं एंगल है। जैसे आप कह रहे हैं कि डी कंपनी के साथ कई लोगों के ताल्लुक हैं। अगर डी कंपनी की बात करें, जब बहुत बिल्कुल सही कहा था अभी DCP साहब ने कि वो पहले एक्टिव था। अब 10-15 साल से डी कंपनी का कोई ऐसी चीज या ऐसी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या क्रिमिनल एक्टिविटी में वो एक्टिव नहीं है। इनफैक्ट उसको रिप्लेस कर दिया लॉरेंस बिश्नोई ने। जब मन उठाए वो दिल्ली में मर्डर करवा देता है। मतलब आप देखिए नेटवर्किंग कैसे चल रही है। गुजरात की जेल में है, गुजरात किसके अंडर आता है? आप बताइए। माननीय प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, गृह मंत्री गुजरात के हैं, गुजरात की जेल से वो ऑपरेट कर रहा है और उसके जो 3 साथी हैं वो US में बैठे हैं। US में बैठे बैठे वो यहाँ पे दिल्ली में किसी को आकर के मरवा रहा है। वो मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या करा रहा है। और जैसे मैंने कहा, जिस तरीके से वेपन्स वगैरह यूज हुए, तो अगर आप जो मर्जी सिक्योरिटी दे दें, यहाँ इस वक्त अगर आप Y+ सिक्योरिटी दे दें, जी सिक्योरिटी दे दें, G+ दे दें, अगर इस तरीके के वेपन यूज होते हैं, इस तरीके के उनको औजार मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ फेल है। आपने कहा कि वाकई सुरक्षा को लेकर चर्चा है और देखिए दाऊद इब्राहिम को बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन अब जो तमाम और गैंग के नाम, दिल्ली में कई सारे शूट आउट हो रहे हैं, बहुत सारे शोरूम्स पर गोलियां चल रही हैं, भाऊ गैंग का नाम आ रहा है, कई और सारे लोग हैं।
तो दाऊद तो चले गए, 10 साल से दाऊद का किसी बड़ी घटना में नाम नहीं सुना है, लेकिन जो तमाम दूसरे गैंग हैं जो विदेशों से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इनका क्या होगा? इनके बारे में चर्चा कौन होगा? और अगर नवाब मलिक पर सवाल उठाया जा रहा है तो नवाब मलिक जिस पार्टी से आते हैं, जब वो जेल गए, विधायक थे, तब भी वो अजीत पवार के साथ थे, आपकी सरकार में समर्थन दिया तब भी वो अजीत पवार के साथ थे। तो आप सरकार बनाएंगे तब नवाब मलिक उनके साथ होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब टिकट आप देने लगोगे तो कहीं दूसरी राजनीतिक पार्टियां ये सवाल खड़े ना कर दें, इसलिए आप कहेंगे साहब हम प्रचार नहीं करेंगे। क्यों? क्या प्रचार नहीं करने की बात कह के आप छुटकारा पा सकते हैं? ब्रजमोहन जी, मेरा सवाल यही है, ये कौन सा तरीका है गठबंधन के साथी और गठबंधन के लोगों से व्यवहार करने का? मनोज जी देखिए, मैं इस मामले में फिर से एक बात स्पष्ट कर दूं, चार्ज लगाया गया उनके ऊपर, इससे कोई इनकार नहीं है। चार्ज लगाने के बाद जांच एजेंसियों ने उस पर जांच भी की है, लेकिन जांच के परिणाम में कहीं ये सिद्ध नहीं हुआ अभी तक जिसपे ये पता लगे कि नवाब मलिक साहब के डी कंपनी से किसी प्रकार का कोई संबंध। मामला चूंकि अभी ट्रायल पर है, वो ट्रायल का परिणाम सामने तो यही बात तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, यही बात हेमंत सोरेन कर रहे थे कि साहब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मनी का ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई दिया, हम बेकसूर हैं, हमको बेमतलब जबरदस्ती जेल में ठूक दिया। मनोज जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि कई बार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, जांच एजेंसियों का इन्वेस्टिगेशन होता है। अभी हाल में 3 दिन पहले की खबर है कि एक महिला को सजा हो गई, 15 साल बाद जाके जब कोर्ट में ट्रायल हुआ, 15 साल वो जेल में रही, 15 साल बाद पता लगा कि उसका नाम ही गलत था। तो वो भी तो जांच एजेंसी थी, वो भी तो पुलिस थी जिससे जांच की। तो मेरा कहना यह है कि जांच एजेंसियों का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी अपराधी हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई या जांच एजेंसियों ने अपनी जो चार्जशीट पेश की है उसका मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति अपराधी हो गया। रत्नाकर साहब, यही सवाल आपसे है मेरा। पहले जेल के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अब बेल के मुख्यमंत्री। इसका मतलब ब्रजमोहन साहब जो कह रहे हैं तो उस हिसाब से देखा जाए कि जब तक अदालत फैसला ना दे दे या जब तक अदालत अपराधी ना बना दे, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन भी आरोपी नहीं। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि नवाब मलिक जी ने जो पूर्ववत में बयान दिए हैं, जिस तरह से बयान उनके सामने आए, कहीं ना कहीं वो हमारी विचारधारा के खिलाफ रहा है और शुरू से ही हम उनके टिकट की दावेदारी को कहीं ना कहीं हम अजीत पवार साहब से अपना विरोध दर्ज कराते आ रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में इस तरह की बात हुई है। अभी 4 तारीख का जो समय दिया गया पर्चा जो है वापिस लेने का, कहीं ना कहीं हम इंतजार करेंगे और इंतजार के बाद अगर वो पर्चा वापिस नहीं लेते हैं तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं जवाब देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं, 2 बात उन्होंने कही। पहली बात तो उन्होंने कही हमारे ऊपर कि हम ड्रामा कर रहे हैं और एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं, एक ही जगह से 2-2 कैंडिडेट खड़ा। मैं पूछना चाहूंगा उसी मानखुर्द सीट से, बाकी तो बहुत सारे मेरे पास सीट है जहाँ पे इनके महाविकास आघाड़ी के ही कैंडिडेट जो है वो आमने सामने खड़े हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यूबीटी के आपके राजेंद्र वाघमारे भी तो खड़े हैं वहां से मानखुर्द से, और समाजवादी पार्टी के अबू आजमी खड़े हैं। तो इंडी गठबंधन के एमवीए के 2-2 कैंडिडेट आपके मानखुर्द से सीट से खड़े हैं, तो वो कौन सा ड्रामा है जरा बता दीजिए। और वही पंढरपुर, धारावी, सोलापुर, परांडा, संगोला, ये सारी सीटों पे तो आप एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, अभी ये कह रहे थे पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस का हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा कि हरियाणा में कौन पॉलिटिक्स ऑफ कन्विंस कर था? आपको जब ये कॉन्फिडेंट हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट बोलूंगा कि मैं जीत जाऊंगा, तो किसी दूसरे गठबंधन के साथी को आप साथ में लेकर चुनाव नहीं लड़ते हैं। वहीं पे आप हरियाणा की बात होगी। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो आप साथ में चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन वहां पे हार जाते हैं और आपको मंत्री पद नहीं दिया जाता है, तो आप सरकार में शामिल नहीं रहते हैं, बाहर से समर्थन करते हैं। और अगर मैं बात करूं झारखंड में, तो झारखंड में अभी आप सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्विंस की राजनीति कौन कर रहा है भाई? ये देश बोलिए विक्रम साहब, समझ रही है जी। अनम्यूट कर लीजिए, सबसे पहले तो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जनता तक पहुंचती नहीं आपकी आवाज, यही संकट है। हाँ, नहीं पहुंच पा रहे जनता तक, नहीं पहुंच पा रहे, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है अभी, इसीलिए बूथ पे चुनाव हार जाते हैं महागठबंधन के साथी।
अभी भी नहीं हुआ, हाँ अनम्यूट नहीं हुआ इनका। अब आप हाँ बोलिए। नहीं हुआ अभी अनम्यूट नहीं हुआ इनका, अभी लाल अनम्यूट अभी निशान नहीं दिखाई दे हुआ, रहा है। देखिए बाकी के आपके साथी कह रहे हैं आपका चुनाव के अनम्यूट बाद नहीं हुआ। चुनाव के बाद माहौल तो बन जाता है, जैसे अभी हरियाणा हुआ, में बन अब गया था, अभी माहौल हो बन गया, गया था, अभी लेकिन आए। बूथ पे हार गए। आई अभी हाँ आ अरे गई, अभी अब आई पूरी क्या आ बात? गई, अभी लेकिन अब तो परिणाम आ गए। हाँ हाँ देखिए ये कह रहे हैं कि भाई बात चल रही थी नवाब मलिक की। नवाब मलिक का इन्होंने आरोप लगाए थे, इन्होंने इसका मतलब ये करे कि नहीं झूठ मूठ पकड़ लिया, तो इसका मतलब फिर इन्होंने ये झूठी कार्रवाई करते हैं, झूठे लोगों को जेल में डाल रहे हैं। ये बात तो सिद्ध हो गई ना, जब कह रहे हैं कि भाई उनका तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसे जेल में डाल दिया। जैसे अहमद सोरेन का हुआ, उसके लिए हाई कोर्ट ने कहा कि भाई कम से कम इनके खिलाफ कुछ सबूत तो लाओ। तो जितने भी पकड़े गए सबके खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं मिला। अनिल देशमुख को 1.5 साल तक रखा, क्या मिला बताइए मुझे जरा। तो ये कहीं न कहीं सरकार की तानाशाही है कि जिस मर्जी को पकड़ो और जेल में डालो। और जहां तक ये गठबंधन की बात कर रहे हैं कि गठबंधन क्यों नहीं किया, यहाँ पे भी ऊपर से प्रेशर था दूसरी पार्टियों पे कि गठबंधन नहीं करोगे। तो ये सारा का सारा जो खेल चल रहा है, ये सारा का सारा ऊपर से प्रेशर डलवा के सेंट्रल एजेंसियां पीछे लगा करके, और जिस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है, जेल का डर दिखाया जा रहा है, और ये बात अब साफ हो गई कि भाई झूठे आरोप लगा करके जेल में डाला जा रहा है। तो सर आप बताइए ना, फिर आप कैसे जीत सकते हो? आप कोई भी चुनाव, जैसे ये ताने मार रहे हैं, तो आप कैसे चुनाव जीत सकते हो जब इस तरीके का प्रेशर रहेगा? तो आपने और इनके नेता तो मंच से बोलते हैं, हरियाणा में बोला कि हमने सारा इंतजाम कर रखा है, सरकार हमारी बनेगी। नवाब सैनी, ये जो सैनी साहब है यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, इन्होंने खुल के बोला है, कि भाई अपने सब प्रबंध कर रखे हैं, पब्लिक के बीच में बोला है। तो इसका मतलब तो ये जो चाहेंगे वही होगा। इससे तो साफ हो गई सारी तो बात। अगर ये चाहेंगे आप मुझे वही बताइए। होगा तो फिर खाम में काहे को मेहनत कर रहे हो? फिर जब आप तय ही कर लिया भाई कि वही ये जो होगा। चाहेंगे वो हाँ, वही होगा, तो तो फिर मेहनत करने का तो फायदा कोई है भी नहीं। एक और सर्वे का सवाल है, सर्वे का एक और बांग्लादेश सवाल में है, क्या हुआ? वो ले लेते हैं। वो सवाल हमने पूछा कि क्या दाऊद इब्राहिम आज भी बॉलीवुड में सक्रिय है? 68% लोगों ने कहा हाँ, 27% ने कहा ना, 5% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जुड़े हुए हैं, पीके जैन साहब, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। दो सवाल हैं। एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वाकई बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम का स्थिति अब भी है, अब भी प्रभाव है, लोग बात मानते हैं, दबाव में रहते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है, जिसका जिक्र अभी हमारे साथी कर रहे थे, उनका ये कहना था कि साहब तमाम एजेंसियां चार्जशीट में कुछ भी कह दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब तक अदालत कोई निर्णय ना दे दे तब तक उन्हें आप दोषी नहीं मान सकते। आप माहौल बना सकते हैं, उनका नाम लेकर पॉलिटिकल आप एक कैनवास खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोषी हो गए। जैन साहब, जैन साहब के पास मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। ये एक बड़ी स्थिति है और इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है। मानवी जी, बॉलीवुड में प्रभाव है क्या? मानवी जी भी नहीं है हमारे साथ, मानवी जी के पास वापस आएंगे। रत्नाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम चर्चा भी कर रहे थे उनसे। और विक्रम यादव साहब, आपने जो कहा कि साहब सभी को ऐसा कर देते हैं और उन्होंने पहले से ही तय कर दिया कि हमारे पास सारे इंतजाम हैं, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि विपक्षी गठबंधन आरोप भी लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करता है साथियों के खिलाफ, और जब आप उनके गठबंधन में शामिल हो जाते हो तो सारे आपके पाप धुल जाते हैं। क्या आप ये आरोप लगाना चाहते हैं? एनसीपी को उन्होंने नेशनल करप्ट पार्टी बताया था। अजीत पवार पे इन्होंने 75,000 करोड़ रुपए के आरोप लगाए, करप्शन के आरोप लगाए थे। और देवेंद्र फडणवीस ने मंचों के माध्यम से वो शोले फिल्म की एक्टिंग कर करके कि चक्की पिसिंग पब्लिक को इतना रटाया था, वो बोला था। आज देखो उनको, वो कहाँ है, उनको डिप्टी सीएम बनाया। तो इनकी कौन सी बात सच है? ये कहते हैं कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, अभी 4 स्टेट में इलेक्शन एक साथ होने थे, क्यों वही नहीं करा पाए 4 एक साथ? क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ करनी थी, इसलिए दो करके इन्होंने वो किया। तो आप देखिए ना, ये जो भी कुछ बोल रहे हैं वो कहाँ पे चीजें जैसा बोलते हुए सिद्ध हो रही हैं। सारी चीज जो है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये सारी चीजें देखने, क्योंकि इनकी जांच करेगा कौन? आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचारियों को जब आप उन पे आरोप लगा के आप ही खुद बचाओगे तो उसकी जांच कौन कर सकता है? रत्नाकर जी, ये बड़ा आरोप आपके ऊपर लगता है, और मैंने देखा कि अक्सर जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस बात का जिक्र करती है कि पहले आप तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, शोले फिल्म की तरह एक्टिंग की जाती है, और फिर उन्हीं लोगों को आप वापस पार्टी में ले लेते हैं।
देखिए मनोज जी, राजनीति में जब हमारा गठबंधन नहीं रहता है तो निश्चित रूप से जनता के बीच में हम जाते हैं तो कुछ उनकी घटनाओं के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में हम बात करते हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे जो बैठकर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, समाजवादी पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था जब भी मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में इन्हीं के इंडी गठबंधन के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट कभी नहीं करना क्योंकि वह धूर्त पार्टी है। अब उसी धूर्त पार्टी के साथ फिर इन्होंने इंडी गठबंधन बनाया और अलायंस में लोकसभा का चुनाव लड़ा। दूसरे इनके सहयोगी जो है वह अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो भी कांग्रेस को गाहे बगाहे बहुत सारी बातें कहते रहते हैं आए दिन की, इस पार्टी को वोट करेंगे तो आप बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। नहीं, लेकिन तो उन्होंने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया भाई। ये अपनी बातों को घुमाते हैं जी। नहीं, मैं दूसरा ये सिर्फ अपनी बातें अपनी बातों को पूरे कर लूं, मैं अपनी बातों को पूरी कर लूं जी। देखिए अभी अखिलेश यादव की आप, अरे बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपको भी समय मिलेगा, समय बहुत जी। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि हम जो है जो कहते हैं वो पहले से ही तय कर रखा है और ये हो जाएगा। इनका कहना यही है कि हम ईवीएम के ऊपर पूरा कंट्रोल है। अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों की एक रिप्लाई लिखा है कांग्रेस पार्टी और आपत्ति दर्ज कराई है कि आपके आरोप जो है वो बिल्कुल मनगढ़ंत है। और ये मनगढ़ंत, अरे चंडीगढ़ में क्या हुआ था? अरे भाई साहब, पूरी दुनिया ने देखा क्या हुआ था। सुन लीजिए, मौका मिलेगा सफाई दे दीजिएगा, आपके पास तर्क रहेगा, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद 1600 पन्नों का जब आपत्ति आ गई तो ये जनता को गुमराह, ये भी साबित हो गया कि ये चुनाव में सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जैसा कि हरियाणा के चुनाव में जनता ने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि न कोई संविधान खतरे में है, न कोई आरक्षण खतरे में है। खुद वहां पे दलित और ओबीसी समाज ने हमको कितना आशीर्वाद दिया है, देश की जनता ने देखा है। तो इस तरह का जो मिथ्या लोगों के अंदर भ्रांतियों फैलाने का काम मत करिए, जमीन पे उतरकर काम करिए लोगों का, तब आपको वोट मिलेगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आप लोग अभी सत्ता में और 40 साल बाहर रहने वाले। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी गठबंधन होता है यहाँ पे महाराष्ट्र में, जो भी गठबंधन है, निश्चित रूप से हम उस पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं और एनसीपी स्वच्छंद है अपने उम्मीदवार उतारने के, हमें कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस उम्मीदवार से हमारा वैचारिक मतभेद है उस पे हमने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई है, अभी भी दर्ज करा रहे हैं। और अगर 4 तारीख से पहले उनका नामांकन वापस नहीं हुआ तो भी हम आगे की रणनीति जो है वो बना करके और सुरेश पाटिल जी को हम जिताने का काम करेंगे। ब्रजमोहन जी, बीजेपी को इस पे आपत्ति नहीं है कि आप कैंडिडेट उतारें, बीजेपी को इस पे आपत्ति है कि आपने जो कैंडिडेट उतारा है वो दाऊद इब्राहिम का करीबी है। तो अगर आप 4 तारीख से पहले वो कैंडिडेट वापस ले लेते हैं, वो अपना नाम वापस ले लेता है, तो बात बीजेपी के साथ आपकी बन जाएगी। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि नवाब मलिक साहब ने क्या किया है कि वो एबी फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने 2 फॉर्म भर दिए, एक फॉर्म उन्होंने निर्दलीय के तौर पर भी भर दिया है। तो ये साफ हो जाएगा कि नवाब मलिक तो अपना नाम वापस लेने वाले नहीं है। अगर उन्हें सिंबल मिल जाता है तो ठीक है, और सिंबल अगर नहीं भी मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये तो तय हो जाता है। तो इसमें नुकसान तो महायुति का होगा, वोट कटेगा। मनोज भाई, अभी 4 तारीख का इंतजार है। 4 तारीख को 3 बजे तक हम लोगों के पास समय है, जिस पर बैठ के हम लोग सब इन सारे मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे और इसका रास्ता निकलेगा। मैं एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 288 सीटों पर हमारी महायुति का हर जगह एक ही कैंडिडेट होगा, 2 कैंडिडेट नहीं होंगे आमने सामने। हमारे यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप फाइट नहीं होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट। जहां तक बात बीजेपी की आपत्ति का है, निश्चित रूप से वो हम लोग उनके साथ गठबंधन में, यदि हमारा एक साथी किसी मुद्दे पे अपनी बात कह रहा है, अगर उनको कोई आपत्ति है, हमारा ये दायित्व है कि उसको हम या तो समझाएं या फिर हम कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि किसी के भी मन में कोई नाराजगी पैदा ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी के तीनों नेता इस मामले में पूरी तौर से परिपक्व है, सक्षम है और वो बहुत अच्छा फैसला लेंगे महायुति के लिए। बीजेपी ने देखिए ब्रजमोहन जी, बीजेपी ने साफ कह दिया है कि नवाब मलिक के नाम पर वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। शिंदे गुट पाटिल साहब ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है
और नवाब मलिक साहब ने 2 फॉर्म भर दिए, एक तो उनको सिंबल का इंतजार है, दूसरा उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भर दिया। कुछ सोच के ही भरा होगा ना कि निर्दलीय फॉर्म भी भर दिया गया है, तो यह भी तय है कि नवाब मलिक भी पीछे हटने वाले नहीं है, तो बातचीत की गुंजाइश तो दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, अब बातचीत की गुंजाइश है, इसमें रास्ता निकलेगा और बातचीत से ही रास्ता निकलता है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है, आपस में बैठ के मैंने आपसे उस समय, इसके पहले भी आपसे ये कहा है कि हमारा पूरा मकसद महायुति के अधिक से अधिक उम्मीदवारों को चुनाव जिताने का है, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार एक ऐसी सरकार है जो बेहतर तरीके से महाराष्ट्र के समग्र विकास का काम कर सकती है। क्योंकि दिल्ली में एनडीए की सरकार है, वहां पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के नेता हैं, उनके पास पूरे देश के लिए एक विकास का पूरा उनके पास एक ब्लूप्रिंट है। और महाराष्ट्र के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार का समर्थन और सहयोग मिले। तो हम लोग इस मामले में पूरी तौर से, हम लोगों को पूरा विश्वास है किसी प्रकार का। आपने एक बात अच्छी कही है कि आपकी सबकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार आए, ज्यादा से ज्यादा लोग जीत कर आए, तो ये भी कोशिश है कि अजीत पवार गुट चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके जीत कर आए, शिंदे गुट चाहेगा कि उनके ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जीत कर आए, बीजेपी चाहेगी कि उनके ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जीत कर आए। क्योंकि एक चौपाई है ना, समरथ को नहीं दोष गुसाई, जो जब तक आप गठबंधन में सक्षम हैं, सरकार बनाने में सक्षम है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब पता चला कि आप सक्षम नहीं हैं और आपके इतने उम्मीदवार जीत कर नहीं आए, तो नमस्ते। देखिए कि आप जिस प्रकार से सीट का बंटवारा हुआ है, हाँ। उस पर यह तय हो चुका है कि नंबर 1 की सबसे ज्यादा सीट किसको मिली, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, तो ये तो विवाद का मुद्दा है ही नहीं। हमारे लिए 288 सीटों पे जीतना जरूरी है। हम लोग इसको अलग अलग बांट के नहीं देख रहे कि कितनी बीजेपी को मिली है, कितनी शिवसेना को, कितनी एनसीपी को। हम लोगों का पूरा एक मकसद ये है कि हमको पूरी 288 सीटों पर महायुति के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनाव तभी तो आपने नवाब मलिक को उतार दिया ना मैदान में। नहीं, वो भी नहीं, मैंने आपसे पहले कहा दोनों बातें इस पे। नवाब मलिक साहब लगातार हम लोगों के साथ हैं और ये सबों को मालूम है कि वो हमारी पार्टी के विधायक है। तो जो सिटिंग, जो वर्तमान में जो विधायक है, उनका टिकट काटकर हम किसी और को दें, ये शायद बात ठीक नहीं होती, इसलिए उनका नाम हम लोगों ने रखा है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और नवाब मलिक साहब पे मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, नवाब मलिक उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया है, हकीकत से बहुत दूर है ये मामला। वो लगातार चुनाव जीतते हुए आए हैं, उनपे इसके पहले कभी भी किसी प्रकार का उस नैरेटिव में रत्नाकर साहब की पार्टी फंस गई है। क्यों साहब, रत्नाकर साहब आप उस नैरेटिव में उलझ गए क्या? ना, मैं नहीं सोचता कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में फंसी है। उनका स्टैंड था, सारे देश को मालूम है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था, नवाब मलिक साहब के पक्ष में नहीं थे वो लोग। ये बिल्कुल, इस पर कोई छुपी हुई बात नहीं है। और उनका इस स्टैंड को भी हम लोग स्वीकार करते हैं, जो उन्होंने कहा है कि अगर वो वहां से, समझिए कि अगर एकनाथ शिंदे साहब सहमत हो जाते हैं कि नवाब मलिक साहब वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उस कंडीशन में बीजेपी उनका प्रचार नहीं करेगी। इसको भी हम लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि गठबंधन हमारे लिए, गठबंधन की ताकत, गठबंधन का बना रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये महाराष्ट्र की जनता के हित में, महाराष्ट्र के हित में, देश के हित में। तो इस पे हम लोग तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये प्रभावित। इतनी बड़ी लकीर बीजेपी को क्यों खींचने दे रहे हैं? विड्रॉ कर लीजिए नवाब मलिक का नाम, अगर गठबंधन प्राथमिकता है तो। मैंने आपसे कहा मनोज भाई, ये यहाँ पर बैठ के तो तय नहीं हो सकता। हमारे नेता आज रात को भी मिलने वाले हैं और बात होगी इन मुद्दों पर। और मैं फिर आपसे कहता हूँ, इसका बहुत अच्छा सुंदर रास्ता निकलेगा। और ये जितनी अभी चर्चाएं हो रही है, ये बहुत समय से पहले चर्चा शुरू हो गई। मैं सोच रहा हूँ इस पे बात होनी चाहिए थी 4 तारीख को 3 बजे के बाद से, लेकिन उसके पहले चर्चा चल रही है। उसके पहले विक्रम जी उत्साहित कर रहे हैं। उसके पहले विक्रम जी उत्साहित है। विक्रम जी, आप उत्साहित मत होइए, ब्रजमोहन जी कह रहे हैं हम बैठ के निपटा लेंगे। नहीं, ये निपटा तो लेंगे जी। ये क्या निपटाएंगे? जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगे, उनके बेटे को टिकट दे दिया, नवाब मलिक की बेटी को भी टिकट दिया है। तो एक तरफ तो परिवारवाद की बात करते हैं और परिवारवाद को देख किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए ना, इनकी बेटी को तो टिकट दिया है, नवाब मलिक साहब की बेटी को। वो तो अशोक चव्हाण की बेटी को मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, उनको भी टिकट दिया है। तो ये तो कहीं ना चीजें जो है सिर्फ पब्लिक को घुमाया जा रहा है कि, और अंदर अंदर सारा कुछ वही किया जा रहा है, बातें वही की वही हैं। आप मुझे बताइए कि नवाब मलिक के ऊपर जब इन्होंने इतने आरोप लगाए थे, अब ये किस मुंह से उनके साथ बैठे हैं?
अब मैं इनसे ये एक चीज का जवाब देते हैं कि या तो ये बोल दे कि भाई वो चीज झूठे, हमने इनको ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, झूठे जेल में डाले थे, या फिर ये कह दें कि नहीं, तो कुछ तो इनसे मतलब इनको अपने इस चीज का खुलासा करना चाहिए। रत्नाकर जब ये जी, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भाई हमारी सरकार बनेगी, हम दाऊद को पकड़ के लाएंगे, क्या लाए? आप मुझे बताइए, एक वो फोटो के अलावा इनके हाथ कुछ भी लगा हो तो, दाऊद की एक वो फोटो के सिवा इन्होंने आज तक कुछ भी दिखाया हो तो ये मतलब दावे ऐसे करेंगे कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए हर चीज ये कंप्रोमाइज करेंगे, हर चीज का रास्ता सिर्फ सत्ता में रहने के लिए बनाएंगे। थोड़ा समय दीजिएगा, सत्ता के लिए बोल रही है जी। देखिए, आज मुंबई में या देश में दाऊद के सिंडिकेट को तोड़ने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एजेंसियों ने किया। जाकिर नायक और तमाम लोग जो है, इनको याद होगा कि इनकी सरकारें जब थी तो किस तरह से उनको वरदहस्त हासिल, तो हमारे ऊपर आरोप लगाना छोड़िए और सत्ता के लिए कौन अपनी विचारधारा को त्याग कर दूसरे के विचारधारा के साथ बैठकर, उनकी गोद में बैठकर और सत्ता की मलाई के लिए, अरे विचारधारा तो आपकी थी, पीडीपी के साथ सरकार बनाई, पीडीपी के साथ सरकार बनाई, वो किसकी विचारधारा थी? सुन लीजिए, पीडीपी के साथ आपकी विचारधारा के देगा, पीडीपी पार्टी आपकी विचारधारा की है। अब बात पूरी कर लीजिए, ऐसा बीच बीच में बोल करके डिस्टर्ब मत करिए। आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा, सुन लीजिए बात। अगर आप में सहन शक्ति है, सुनने की क्षमता है तो सुनिए पहले। देखिए क्या है, आज मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के जो यूबीटी ग्रुप के बैठे हैं, इस चीज का मैं मेरे से लेना, आप इसका काउंटर काउंटर ले लीजिएगा, काउंटर ले लीजिएगा, बिल्कुल। मैं पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की जनता का अपमान आप लोग कब तक करते हैं? महाराष्ट्र की जनता ने जिस स्वतंत्र वीर सावरकर जी को पूजा है, जिसको उन्होंने सम्मान दिया है, उसकी विचारधारा जो हिंदुत्व की विचारधारा थी, उसी विचारधारा के तत्व को लेकर के शिवसेना की नींव रखी गई और शिवसेना हिंदुत्व के विचारधारा पे चली और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों की सेवाएं आपने दुखती रख पर, रत्नाकर जी, आपने दुखती रख पर हाथ रख दिया। सुनिए, पूरी बात कर लूं। उसी हिंदुत्व को छोड़ करके ये उसकी गोद में बैठ गए जो आज ये कहता है स्वतंत्र वीर सावरकर को कि वह मासी वीर सावरकर। वही तो मैं कह रहा हूं, आपने दुखती रख पर हाथ रख दिया। जवाब दे मुझे यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता को ये क्या जवाब दे? मनोज जी, महाराष्ट्र की जनता ये जानती है कि सत्ता का लालची कौन है। इनको सावरकर जी से इतना मोह है तो भारत रत्न क्यों नहीं देते सावरकर जी को? इन्होंने दिया भारत रत्न। हाँ, निश्चित रहिए, देंगे, हम देंगे। ये विचारधारा की बात करते, वो अचानक से देंगे, किसी भी दिन दे देंगे। वो इनकी विचारधारा की आप जो मांग रखते हो ना, वो कर देते हैं, वो पता। आप लोग जो है मुद्दा खत्म कर देते हैं, आपके हाथ से मुद्दा चला जाता है। इनकी विचार नीतीश कुमार इनकी विचारधारा के हैं, चंद्रबाबू नायडू इनकी विचारधारा के हैं। अरे बाबा साहब ने बोला था तो इसी का नाम तो राजनीति है। देखिए, एक चीज आपको समझ में नहीं आती है, एक चीज समझ में नहीं आती है, राजनीति मतलब क्या होता है? राज करने की नीति। अब नीति आप अपने हिसाब से बनाइए, आपको राज करना है, हर राजनीतिक पार्टी वही करती है। वो समय अनुसार अपने साथियों को चुन लेती है, समय अनुसार गठबंधन बना लेती है, गठबंधन के हिसाब से समझौते भी कर लेती है। देखिए बिहार में कितना अच्छा उदाहरण है, नीतीश कुमार ने कहा, कान पकड़े कि नहीं भैया अब इनके साथ नहीं जाएंगे, उसके बाद अब वो कान पकड़ रहे हैं कि नहीं आपके साथ में आ गया हूं, अब मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। तो ये राज करने की नीति है, इसको समझना होगा। और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है, मंच से बहुत सारी बातें, विचारधारा की बातें, नेताओं की बातें चलती है, चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई, बोले आप निकल जाओ विदेश यात्रा पर और हम अपने जो है दूसरे काम में लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर लेकिन देखना होगा, जैसा कि ब्रजमोहन जी ने कहा है कि हम बैठकर इस मुद्दे पर विचार करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारा गठबंधन कोई ना कोई निर्णय निकलेगा। और हम भी ये मानते हैं कि बीजेपी ठीक चुनाव के मुहाने पर विपक्ष को यानी कि महागठबंधन को कोई ऐसा मौका नहीं देगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मैं ब्रजमोहन जी का, रत्नाकर जी का और विक्रम जी का, जो मेरे साथ इस पर चर्चा में बने रहे। खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप